अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 1। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च? इस एमसीक्यू में ये पूछा जा रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का बेसिक गोल क्या होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना, इसका मतलब है नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके डेटा को एनालाइज करना। इस रिसर्च का मकसद होता है कि हम किसी थ्योरी को टेस्ट करें या उसे कंफर्म करें। यानी अगर किसी ने कोई आइडिया दिया है तो हम डेटा से चेक करें कि क्या वो आइडिया सच है या नहीं, सही है या नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, टू टेस्ट और कन्फर्म थ्योरीज और एंड असम्पशंस। यानी हम इस रिसर्च से साइंटिफिक वे में टेस्ट करते हैं कि कोई थ्योरी वैलिड है या नहीं। ओके, अच्छा, एमसीक्यू को सॉल्व करने के कुछ जो टेक्निक्स और टिप्स थी वो शुरू के जो चैप्टर्स हैं उनमें डिस्कस कर दी गई थी। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपने स्टेटमेंट को सबसे पहले देखना होता है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा आप ये चीज़ किया करें कि जो ऑप्शंस आपको बिल्कुल क्लियरली लगता है कि ये नहीं हो सकते उनको एक्सक्लूड करें। ठीक है, और फिर जो आपके पास, अगर आपको सही आंसर क्लियर नहीं है तो जो आपके पास मतलब आप डिस्कार्ड करते जाए ना। यानी सपोज करते हैं आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए सही नहीं है, बिल्कुल भी करीब नहीं है इस एमसीक्यू के, आप उसको डिस्कार्ड करें। फिर आप देखें अगर बी है या नहीं। इस तरह करते करते जो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है फिर उसके सही होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। ओके, एमसीक्यू नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन मेथड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पूछा गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉमनली कौन सा मेथड यूज़ होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जहाँ हम लोगों के एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और ओपिनियंस को स्टडी करते हैं, मोस्टली टेक्स्ट या वर्ड्स की फॉर्म में। अब थीमेटिक एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ना डेटा जैसे इंटरव्यूज से थीम्स या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है सी। ये मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉमन है, या हम लोगों के जवाब से कॉमन टॉपिक्स जो है वो निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज, in quantitative research, what type of data is typically used for statistical analysis? यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सी डेटा टाइप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब अगेन मैं आपको बताऊं कि नंबर्स पर रिसर्च। तो नेचुरली इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, जैसे कि परसेंटेज, एवरेज वगैरह। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, क्योंकि नंबर्स ही हमें मैथमेटिकली एनालाइज करने में हेल्प करते हैं डेटा को। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, विच मेथड वुड यू यूज़ इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल फील अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पूछा ये जा रहा है कि अगर हमें ये जानना हो कि लोग एक नए प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। फीलिंग्स और पर्सनल थॉट्स को डीपली समझने के लिए इन डेप्थ इंटरव्यू सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है जहाँ लोग डिटेल में अपना फीडबैक देते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, अ सीरीज़ ऑफ इन डेप्थ इंटरव्यूज़। ये क्वालिटेटिव मेथड होता है जो इमोशंस और ओपिनियन समझने में हेल्प करता है। एमसीक्यू नंबर 5 इज़, which type of question is best suited for collecting detailed feedback and open-ended responses? यहाँ ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको डिटेल फीडबैक लेना हो और लोगों से जो है वो ओपन आंसर्स चाहिए तो किस टाइप का क्वेश्चन यूज़ करना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब लोग अपने लफ्ज़ों में देते हैं, जैसे आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, ये डिटेल रिस्पॉन्स अलाउ करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम विद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनेयर्स। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है नॉन रिस्पॉन्स बायस। यानी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनेयर्स वो होते हैं जो लोग घर बैठकर या ऑनलाइन खुद फिल करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हर बंदा फॉर्म फिल नहीं करता। जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है या स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है वो जो है ना वो फिल करते हैं, बाकी उस फॉर्म को इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से जो डेटा मिलता है वो उन लोगों का ओपिनियन होता है जो शायद जवाब देना चाहते थे लेकिन असल पॉपुलेशन का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं होता। इसलिए इसे कहते हैं नॉन रिस्पॉन्स बायस, और ये रिसर्च में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। एमसीक्यू नंबर 7 इज, विच मेथड इंश्योर्स रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड।
अगर आप क्वेश्चनेयर में मुश्किल या टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो आम लोग जिससे कंफ्यूज हो जाएं, सो इसके लिए सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करने से ऑडियंस जो है ना करनी चाहिए ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो और डेटा अथेंटिक रहता है, इसलिए जार्गन अवॉइड करना बेस्ट प्रैक्टिस है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, बैलेंस फ्रेमिंग. MCQ number 8 is, which step in market validation involves estimating the potential market size and share for your product? यहाँ पे मार्केट वैलिडेशन का ये स्टेप आपको ये बताता है कि आपको आपका प्रोडक्ट कितने लोग यूज़ करें और कंपटीशन के दरमियान आप कितने शेयर ले सकते हैं. अब ये स्टेप इन्वेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है. वो देखते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है और उसमें आपका प्रोडक्ट कितना ग्रो करेगा. तो मार्केट साइज़ और शेयर के एस्टिमेट लगाना किसी भी बिजनेस आइडिया की सक्सेस के चांसेस एवेल्यूएट करने के लिए ज़रूरी होता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, असेसिंग मार्केट साइज एंड शेयर. MCQ number 9 is, what type of data is useful for researching the search volume of related terms? Option number C is right, monthly search volume from search engines. अगर आप जानना चाहते हैं ना कि लोग गूगल या किसी सर्च इंजन पे कोई टर्म कितनी बार सर्च करते हैं, तो गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट या इस तरह के टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं. तो आपको जो है ना ये मंथली सर्च डेटा देते हैं. ये डेटा बिज़नेस को हेल्प करता है समझने में कि लोग क्या चीज़ सर्च करें और उसी डायरेक्शन में मार्केटिंग या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है उस तरह से. MCQ number 10 is, what information is typically included in a customer profile? Option number B is right, demographics, behaviors, pain points. कस्टमर प्रोफाइल जो है ना बेसिकली एक डिटेल पिक्चर होती है आपके आइडियल कस्टमर की, जैसे कि उनकी एज, जेंडर, इंटरेस्ट, बिहेवियर और उनके प्रॉब्लम्स यानी कि पेन पॉइंट्स जिनको कहा कहा जाता है, जिनका जो है ना आपके प्रोडक्ट जो आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं सॉल्यूशन देता है. इससे मार्केटिंग टारगेट करना आसान होता है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कस्टमर सेंटर्ड बनती है. Next is, what is one benefit of creating customer profiles? अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके कस्टमर कौन हैं तो आप उन्हीं लोगों तक सीधा एड्स चला सकते हैं, जिससे आपको हर नए कस्टमर को लेने का खर्चा कम पड़ता है. यानी टारगेटेड मार्केटिंग इक्वल्स टू लाइक आपका पैसा भी कम लगेगा और रिजल्ट्स भी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, डिक्रीजेस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. यानी कि कस्टमर के हुसूल, ये होता है एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब होता है ग्राहक का हुसूल. ओके. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बिजनेस पिच? बिजनेस पिच शॉर्ट और इम्प्रेसिव होती है, जिसका जो मेन गोल है वो इन्वेस्टर्स को अपने आइडिया से इम्प्रेस करना होता है ताकि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें या सपोर्ट दें. ये बेसिकली एक बिजनेस को सेल करने का तरीका होता है इन शॉर्ट टाइम. ओके. So option number B is right, to persuade investors or stakeholders of the business's potential and value. Next is, which component of a business pitch addresses how your business will make money? Option number B is C is right, business model. बिजनेस मॉडल बताता है कि आपका पैसा कैसे आएगा, क्या आप जो है ना सब्सक्रिप्शन लेंगे या प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे या एड्स के थ्रू जो है वो आप रेवेन्यू अर्न करेंगे. इन्वेस्टर को सबसे पहले ये समझना होता है कि पैसा किससे आएगा, इसलिए बिजनेस मॉडल सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है जो है ना पिच का. ठीक है. नेक्स्ट इज, इन एन एलिवेटर पिच व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हुक? हुक का मतलब होता है यानी कि आप कस्टमर की या जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन को ग्रैब करें. हुक एक छोटा पावरफुल सेंटेंस या आइडिया होता है जो ऑडियंस को इंटरेस्ट है ना फ़ौरन कैप्चर करते हैं. जैसे वी आर बिल्डिंग द नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन, या मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे जो है ना आपके लिए नया एक कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, तो ऑडियंस हुकअप लाइन से जो है वो इम्प्रेस हों और फिर वो उसको जो है ना वहाँ पे उनकी ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा रहे. अच्छा हुकअप जो होता है ना वो जो सुनते ही बंदा सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ भाई मैंने ये वीडियो देखनी है, मैंने ये आइडिया देखना है और फिर मैंने इस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है. Okay, so option number C is right, to grab the audience attentions and spark interest. Next is, what is the main difference between a business plan and a pitch document? यहाँ पे हमने डिफरेंस बताना है. सो बिजनेस प्लान जो है ना डिटेल्ड इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है फॉर प्लानिंग और बेसिकली फुल इन्वेस्टर रिव्यू. पिच डॉक्यूमेंट शॉर्ट, फोकस्ड और प्रेजेंटेशन होती है जो क्विकली एक्सप्लेन कर दे आइडिया को और जो है ना इंटरेस्ट को अट्रैक्ट भी करे.
अब इन दोनों का पर्पस अलग है। पिच जल्दी अटेंशन ग्रैब करने के लिए होती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अ बिजनेस प्लान इज यूज्ड फॉर इंटरनल प्लानिंग एंड डिटेल्ड इन्वेस्टर रिव्यूज, while a pitch document is designed for a quick, compelling introduction. Next is, which of the following is not a key component of a successful elevator pitch? एलिवेटर पिच शॉर्ट होती है, लाइक मैक्सिमम 1 से 2 मिनट की, और इसमें डिटेल फाइनेंशियल्स का टाइम नहीं होता। इसमें सिर्फ इम्पैक्ट, आइडिया और कॉल टू एक्शन होती है। डिटेल नंबर्स बिजनेस प्लान में दिए जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डिटेल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट इज, व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ अ पिच डॉक्यूमेंट? पिच डॉक्यूमेंट का फोकस क्या होना चाहिए? डिज़ाइन पिच डॉक्यूमेंट जो है ना, डिज़ाइन होता है जल्दी से इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। तो इसमें लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस नहीं, बल्कि सिर्फ मेजर और हाई वैल्यू पॉइंट्स होते हैं। जो चीज़ इन्वेस्टर को इमीडिएटली एक्साइट करे वो पिच का फोकस होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हाई इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन एंड की पॉइंट्स टू स्पार्क इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटी इन अ बिजनेस पिच? यानी मार्केट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप जिस प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं वो कितने लोग फेस करें, और उसका मार्केट जो है ना, मार्केट साइज़ उसका कितना बड़ा है, और फ्यूचर में वो कितना ग्रो करेगी। तो जो बड़ा और ग्रोइंग मार्केट है, ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट, जो बड़ी और ग्रोइंग मार्केट है वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देगी, इन्वेस्टर से ज़्यादा आपको जो है टेंशन मिलेगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, द पोटेंशियल मार्केट साइज एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फॉर द बिजनेसेस। Okay, next is, what role does active listening play in pitching a business idea? यहाँ पे जो है ना, एक्टिव लिसनिंग का रोल पूछा गया है। जब आप पिच कर रहे होते हैं सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ऑडियंस का रिएक्शन देखना, उन्हें उनके फॉलोअप क्वेश्चंस पे फोकस करना, ताकि आप अपने जवाब एडजस्ट कर सकें। सो एक्टिव लिसनिंग से आप रियल टाइम में पिच और जो है ना बेहतर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, it allows for better adaptation based on audience feedback. Last one is, which of the following is an example of a call to action in an elevator pitch? कॉल टू एक्शन का मतलब होता है पिच के एंड पे ऑडियंस को कुछ करने को कहना। जैसे मैं अभी आपको कहूँ कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, कम्युनिटी में भी शेयर करें, जो जो आपको लगता है कि जिनको ये लेक्चर्स देखने चाहिए। ओके, तो कॉल टू एक्शन जैसे मीटिंग को स्केड्यूल करना, डेमो देखना, इन्वेस्टमेंट कंसीडर करना, इससे जो है ना आप नेक्स्ट स्टेप इनिशिएट करते हैं। वरना पिच बस एक बात बन के रह जाती है। कॉल टू एक्शन आपको कोई ना कोई बात कहनी पड़ती है। कहेंगे तभी कोई अगला आपकी बात को चलो उस पर सुनेगा, फोकस करेगा, और फिर जो है ना उसको उस पर अमल भी करेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का यूनिट नंबर 8 के MCQs, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।